हाय गाइस। तो अब हम लोग क्लास के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अंतिम पड़ाव मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारा लास्ट चैप्टर है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम लोगों ने ये सफ़र स्टार्ट किया था बेसिक इंट्रो से। बेसिक इंट्रो ऑफ अकाउंट से स्टार्ट किया था। फिर हमने साथ साथ जर्नल पढ़ा, मस्ती करते हुए लेज़र पढ़ा, एक दूसरे को जानते हुए ट्रायल बैलेंस पढ़ा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ लिया फाइनल अकाउंट। हम लोगों ने पढ़ लिया फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। हमने पढ़ लिया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमने पढ़ा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हमने पढ़ा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और हम अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। मैंने जो फर्स्ट क्लास आपको दिया, जब मैं इंट्रो क्लास दिया था तो मैंने बोला था मैं इन सारे चैप्टर्स को ही कवर अप करूंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया। और हम अब लास्ट चैप्टर में आ गए। आप लोगों को छोड़ के जाने का तो मन नहीं कर रहा है, क्योंकि एक रिश्ता हम लोगों के बीच, एक बॉन्डिंग हो गया है। हालांकि ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन उसके बाद भी मुझे एक फील हो रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट रहा है, बट छूटेगा नहीं। आप लोग तो साथ हैं ही। कभी किसी जिंदगी के मोड़ पे मिलना भी हो जाए। तो अब हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पढ़ने जा रहे हैं। और मैंने बोला था कि मैं इतना ही, जितना चैप्टर कमिट किया था मैं उतना ही चैप्टर आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट सारे लगभग चैप्टर पढ़ा दिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ये सब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कमिटमेंट नहीं दिया था। और क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आपको क्वालिटी दूँ, कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड अच्छे से पढ़ पाएँ, ना कि क्वांटिटी में जाए कि मैं हड़बड़ में सब पढ़ा दूँ, लेकिन आपका कुछ मतलब उसका कुछ बेनिफिट ही नहीं हो। तो मैंने क्वालिटी में फ़ोकस किया। पीपीटीज़ बहुत एग्जॉस्टिव बनाया। मैंने अपने पीपीटीज़ और समझाने का तरीका ऐसा रखा कि कोई मतलब एक बच्चे को जैसे उंगली पकड़ के चलाया जाता है, उसी तरह मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को उंगली पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ाऊं अकाउंट्स के इस सफ़र में। आई होप हमारा साथ बना रहेगा। इमोशनल होना नहीं है, बट मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, दिस हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय मी सागर गुप्ता। और एक बात और, मैंने बोला था, कमिटमेंट तो नहीं किया था, लेकिन मैंने बोला था काउंटिंग स्टैंडर्ड अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पढ़ाऊंगा। तो सारा जब क्लास खत्म हो जाएगा, आप रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, अगर मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो हो सकता है मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ाऊँ। लेकिन मैं इसकी गारंटी अभी नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे ऑफिस का भी काम रहता है, प्लस फैमिली, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ तो फैमिली को भी देखना पड़ता है। तो मैं गारंटी नहीं ले दे सकता हूँ, लेकिन अगर आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ाऊँ। लेकिन आई कांट गारंटी दैट राइट नाउ। रेस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा, प्लस अगर टाइम मिला तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स स्टार्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, एंड दिस हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय मी सागर गुप्ता। देखो ये स्मार्ट बंदा सागर गुप्ता है। हालांकि आप मेरा वॉइस ही सुन पाएंगे, वीडियो तो देख नहीं पाएंगे। और ऐसे ये फिल्टर्ड है, इतना स्मार्ट दिखता नहीं हूँ। और मेरा क्वालिफिकेशन था बैचलर ऑफ कॉमर्स है, यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूँ मैं, विनोबा भावे। हॉबीज़ है मेरी, मैं स्टोरीज लिखता हूँ। मेरे कुछ स्टोरीज अमेजोन में भी पब्लिश हुए हैं। और एक अमेजोन का एक कंपटीशन हुआ था, पेन टू पब्लिश कॉन्टेस्ट। तो उस पेन टू पब्लिश कॉन्टेस्ट में
मैंने जो लिखा था वो टॉप 5 में आया, टॉप 3 में नहीं आ पाया, और टॉप 5 में आके मुझे दिल्ली के लिए फ़्लाइट की टिकट मिली थी और दिल्ली में इनवाइटेड किया गया था। बट कोरोना आ गया तो फिर मैं दिल्ली जा नहीं पाया, वो अलग बात है। तो अभी मैं कुछ वेबसाइट से स्टोरी बेरीज उसमें लिखता हूँ, और जब मैं लीजर टाइम में रहता हूँ तो लिखता हूँ। खैर, मैं ब्लॉग्स भी लिखता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरा प्रीवियस सिलेक्शन डिविजनल अकाउंटेंट में हुआ था सीजीएल 2013 के थ्रू। फिर मुझे मन था एक्चुअली सीएसएस में जाने का, तो मैं सीएसएस में सबको सीपीटी का पढ़ाया, लेकिन मैं टाइपिंग में कुछ एरर कर दिया था जो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं खुद से सब सीखा था। तो इस कारण मेरा सिलेक्शन डिविजनल अकाउंटेंट में हुआ सीजीएल 13 में, नहीं तो मैं सीएसएस के कट ऑफ को क्रॉस कर गया था। तो मैं अभी दिल्ली में रहता। फिर डिविजनल अकाउंटेंट मुझे बहुत मतलब जब सिलेक्शन हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने सीजीएल 2014 से अपियर हुआ तो मेरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में चयन हुआ। हालांकि मैंने एमईए का भी कट ऑफ क्रॉस कर गया था, लेकिन फिर मुझे जोश हुआ कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा। सीजीएल 14 में उसका बहुत ज़्यादा डिमांड था। और फिर 2016 जब आया सीजीएल तो उसमें नया पोस्ट आया AAO। तो मैं बोला कि गस्टेड अब बनना चाहिए भाई, तो मैंने AAO का पेपर दिया और उसको पेपर क्लियर किया। तो ये थी मेरी स्टोरीज, मैंने ब्रीफ किया। तो अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले बात करते हैं कि जो कंपनीज होती है या जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो बिजनेस फर्म होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो होते तो बहुत प्रकार से, लेकिन मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार एकाकी व्यापार मतलब एक बंदा, सोल आदमी, एक पर्सन, सोल पर्सन, एक आदमी जब एक बिजनेस संभालता है तो उसको बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे आप देखते होंगे कि गुपचुप का ठेला लगाता है जो, तो गुपचुप वाला क्या है, वो सोल प्रोप्राइटर है, वो उस गुपचुप स्टॉल का मालिक है, वो अकेले पूरा सब कुछ मैनेज कर रहा है। तो वो कैसे मैनेज कर पा रहा है, क्योंकि गुपचुप में बहुत ज़्यादा उसको मतलब इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है, लो इन्वेस्टमेंट। उसको बहुत ज़्यादा वाटर सॉरी उसको ह्यूमन रिसोर्सेज का जरूरत नहीं है, स्टाफ का जरूरत नहीं होता है, वो गुपचुप अकेले खिला सकता है ठेला में। तो जब लो इन्वेस्टमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब पैसा कम लगे, खुद से हम कर सकते हैं, तो उसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप को चयन करते हैं। मतलब जब एक छोटा सा बिजनेस करना है तो हम खुद से करेंगे कि सारा प्रॉफिट मेरा हो। लेकिन जब आप वृहद तरीके से काम करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं सोल प्रोप्राइटर आप हो सकता है 5 लाख या 10 लाख लगा के कोई बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि 30 लाख 40 लाख कैपिटल लगा के कोई बड़ा बिजनेस करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट लें। तो उसमें क्या करते हैं, 30-40 लाख एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें क्या करते हैं, आप पार्टनर बनते हैं, आप 2 आदमी या हो सकता है 3 आदमी पार्टनर बन जाते हैं और तीनों मिल के पैसा लगाते हैं। जैसे 30 लाख है तो 10 लाख रुपए एक्स लगा लिया, वाई भी 10 लाख लगाया, जेड भी 10 लाख लगाया, और एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसको हम पार्टनरशिप फर्म कहेंगे, जहां पार्टनर मिल के कोई बिजनेस कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि भाई पार्टनरशिप में आप 2 या 3 पार्टनर रहेंगे तो बहुत वृहद नहीं, लेकिन मॉडरेट बिजनेस कर सकते हैं। मतलब 30 लाख में बहुत कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन आप मॉडरेट बिजनेस कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। तो वो हो गया पार्टनरशिप। और जब आप बहुत बड़े स्तर में काम करना चाहते हैं तो आप कंपनी फॉर्म करते हैं। मान लेते हैं आप करोड़ों में, आपको 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना है, तो 5 करोड़ रुपया एक आदमी या 2 आदमी या 3 आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो 5 करोड़ रुपया के लिए बहुत सारे आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी थोड़ा थोड़ा अपना पैसा लगाते हैं, और इस प्रकार कंपनी खड़ा होती है। ठीक है, तो इसको ब्रीफ करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे कि कोई भी बिजनेस फर्म कितने प्रकार का हो सकता है। पहला हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एक सिंगल आदमी बिजनेस कर रहा है, वो किसी की हेल्प नहीं ले रहा है, उसको बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। एक होता है पार्टनरशिप, जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं।
उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। और एक होता है कंपनी, कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलके जब कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कंपनी फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर के बारे में हमने बात किया। जैसे गुपचुप वाला, ये सोल प्रोप्राइटर है, ये अकेले एक बिजनेस कर रहा है, संभाल रहा है, तो ये सोल प्रोप्राइटर हो गया। एक मिनट, मेरा थोड़ा सा लैपटॉप चार्ज नहीं हो ले रहा है। एक मिनट ना। तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे थे, कि जैसे एक गुपचुप वाला है, तो एक गुपचुप वाला है तो क्या है, वो अकेले बिजनेस संभाल रहा है, तो ये सोल प्रोप्राइटर हो गया। गुपचुप वाला, बर्गर वाली, चाय वाला, जो जो फेमस है, ये लोग क्या सोल प्रोप्राइटर है, अकेले बिजनेस कर रहा है, संभाल रहा है, तो इसको सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। तो ये क्या है कि सोल प्रोप्राइटर ये अकेले बिजनेस कैसे संभाल रहा है, क्योंकि ये छोटा सा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो एक सिंगल आदमी अपना इन्वेस्टमेंट या अपने बिजनेस के थ्रू वो सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकता है। तो ये ऑर्गेन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। और फिर होता है कि जब थोड़ा बृहद स्तर में कोई बिजनेस करना है, कोई बड़े स्तर में बिजनेस करना है, कोई होटल आप जब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप दो या दो से अधिक लोग मिलके पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं और कंपनी चलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, चंपू और पंपू स्टार्ट कर रहा है बिजनेस टुगेदर, ये लोग हाथ मिला रहा है और बोल रहा है कि अब बिजनेस साथ में करेंगे, दोनों इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये जो पार्टनरशिप है, यह मीडियम और मॉडर्न बिजनेस में अप्लाइड होता है, कि जब आप बहुत वृहद स्तर में नहीं लेकिन ठीक ठाक बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप पार्टनरशिप फर्म एक मतलब फॉर्म करते हैं। एक्स वाई जेड तीन आदमी मिल के पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करता है, और ये तीनों कैपिटल मिला के कोई काम करते हैं। और फिर जब बहुत वृहद स्तर में काम करना है तो कंपनी फॉर्म किया जाता है। जैसे सोनी, सैमसंग, गूगल, एलजी, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, अमेजॉन, डेल, तोशिबा, पैनासोनिक, हिटाची, ये सब कंपनियां हैं, बहुत बड़ी कंपनियां हैं। इनमें एक आदमी का पैसा नहीं लगा, इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा है। लॉट ऑफ पर्सन्स हैज इन्वेस्टेड मनी इन कंपनी। तो कंपनी क्या होता है, कंपनी जब बहुत वृहद स्तर में आप कोई काम करना चाहते हैं, करोड़ों में जब आप काम कर रहे हैं, तो आप कंपनी फॉर्म करते हैं, क्योंकि कंपनी के लिए बहुत पैसा चाहिए। अगर आप कोई बड़ा काम करेंगे तो आपको बहुत पैसा चाहिए, तो एक आदमी के लिए वो पॉसिबल नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग मिलके इसको पॉसिबल करते हैं। तो लॉट ऑफ पर्सन्स कॉल्ड शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट मनी। तो बहुत सारे लोग मिलके पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, और इससे कंपनी फॉर्म होती है। और जहां लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, मतलब जहां बहुत वृहद स्तर में पैसा चाहिए, तो उसके लिए कंपनी फॉर्म किया जाता है। कंपनी में क्या रहते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिनको आप शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं। आप भी हो सकता है कि अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे तो आपका भी पैसा सोनी में, सैमसंग में, डेल में, गूगल में, ये सब में आपने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखें कि अगर आप कोई छोटे स्तर में अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप अपनाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक सिंगल आदमी बिजनेस कर रहा है, जहाँ पे स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है,
वहाँ पे आप सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में काम करते हैं। फिर उसके बाद जब आप बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहते हैं, थोड़ा बड़े स्तर में काम करना चाहते हैं, तो आप पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। 2 या 2 से 3 अधिक लोग मिल के पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं और मीडियम टू मॉडरेट बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप एक कंपनी फॉर्म करते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, जिसको शेयर होल्डर कहते हैं। तो दीज आर द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, फॉर्म्स है। हमें अभी पढ़ना है कंपनी के बारे में। हालांकि हमने देखा कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था कि एकाकी व्यापार, एक आदमी व्यापार कर सकता है। पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक लोग मिलके व्यापार कर सकते हैं। और जब बहुत बड़ा मात्रा में आप व्यापार करना चाहते हैं तो आप कंपनी फॉर्म करते हैं। और हमें इस चैप्टर में कंपनी के बारे में पढ़ना है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। तो अब हमको बात करना है कि कंपनी होता क्या है। तो हम तो जान लिए कि ठीक है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली कंपनी होता क्या है। तो कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस formed for carrying out business activities and has a legal independent to its members। क्या बोल रहा है कि कंपनी क्या है। तो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ये बहुत सारे लोगों का एसोसिएशन है। बहुत सारे लोग चूंकि कंपनी में पैसा लगाते हैं, इसलिए बोल रहा है कि कंपनी कैसा है, तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। कंपनी क्या है, कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। बहुत सारे लोग इसमें पैसा लगाते हैं और ये इसलिए फॉर्म किया जाता है कंपनी कि आप कोई बिजनेस एक्टिविटी कर पाए। और इनका लीगल स्टेटस होता है जो कि इनके मेंबर से अलग होता है। मतलब क्या, मतलब कि मान लेते हैं कंपनी है और उसके शेयर होल्डर्स है, तो इन दोनों का अलग लीगल स्टेटस होगा। अलग लीगल स्टेटस मतलब क्या होगा कि मान लेते हैं कि कंपनी अगर कुछ खराब प्रोडक्ट बनाई जिससे हेल्थ इशू हो गया, तो आप शेयर होल्डर जो है उस पे आप केस नहीं कर सकते हैं। आपको कंपनी के ऊपर केस करना होगा। आप बोले ऐसा क्यों। क्योंकि कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में डिफाइन किया करता है। कंपनी माना जाता है कि जैसे हम लोग एक पर्सन है, जिंदा पर्सन है, उसी तरह माना जाता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। उसको भी एक आदमी की तरह माना जाता है कि ये एक पर्सन है। हालांकि आर्टिफिशियल है लेकिन ये पर्सन है, एक अलग आदमी है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब इनका एंटिटी अलग होता है। मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर से अलग होगी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब कंपनी को एज अ पर्सन मानते हैं कि ये एक पर्सन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कंपनी कोई खराब प्रोडक्ट बनाई जिससे किसी को नुकसान हुआ, तो कंपनी के ऊपर वो केस कर सकता है, लेकिन वो शेयर होल्डर के ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये एक अलग आदमी ही हो गया। हालांकि आर्टिफिशियल है लेकिन वो अलग आदमी है। तो इसलिए कंपनी को डिस्क्राइब किया जाता है कि इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका एंटिटी अलग होता है, ये अपने शेयर होल्डर से अलग होते हैं। परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। मतलब क्या, परपीचुअल सक्सेशन मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि एक कंपनी है और इसके शेयर होल्डर्स है। तो अगर शेयर होल्डर डेथ कर जाते हैं या कुछ हो जाता है, उसके बाद भी कंपनी आपका एग्जिस्टेंस में रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, इसको शेयर होल्डर से अलग माना जाता है। ये माना जाता है कि कंपनी अलग पर्सन है। तो अगर शेयर होल्डर का डेथ हो जाए या कुछ हो जाए उनका, उसके बाद भी कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी, कंपनी एग्जिस्ट करेगी। और इसका एक अपना कॉमन सील होता है कंपनी का। कंपनी का कॉमन सील मतलब क्या होता है कि एक सील होता है, उसको लगा दिए तो समझते हैं कि कंपनी ने हामी भर दी। क्योंकि कंपनी हालांकि एक पर्सन माना जाता है लेकिन है तो आर्टिफिशियल पर्सन, ये खुद तो कहीं साइन नहीं कर सकती। तो इसीलिए कंपनी का एक कॉमन सील होता है जिसको
यूज किया जाता है सीलिंग के लिए। अगर कहीं आप स्टाम्प लगा दिए, उस कॉमन सील का स्टाम्प लगा दिए, तो ये माना जाता है कि कंपनी ने कोई डिसीजन लिया। अगर आपने एग्रीमेंट कर रहे हैं और कंपनी का सील लगा दे एग्रीमेंट पेपर में, तो माना जाएगा कि कंपनी ने एग्रीमेंट किया। तो कंपनी को हम क्या कह रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि कंपनी क्या है, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इनका अपने मेंबर्स शेयर होल्डर से अलग अस्तित्व होता है। ये एक अलग तरीका का मतलब सेपरेट होते हैं अपने शेयर होल्डर से। इनका परपीचुअल सक्सेशन का फीचर है, मतलब कि अगर कंपनी के मेंबर्स शेयर होल्डर को कुछ हो भी जाए तो भी कंपनी एग्जिस्ट करेगी। और इनका एक कॉमन सील होता है, जिसको यूज करके अगर कहीं इसका सील अगर आप लगा दिए, तो ये माना जाएगा कि कंपनी जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसने अपना साइन कर दिया। क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें साइन करते हैं, लेकिन कंपनी खुद तो साइन नहीं कर सकती है। तो उसके लिए हम कॉमन सील यूज करते हैं, एक सील यूज करते हैं। और ये जो कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कंपनी फॉर्म ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज गवर्न बाय कंपनी एक्ट 2013। पहले ये कंपनी एक्ट 1956 से गवर्न होती थी, लेकिन अब नया कंपनी एक्ट आ गया 2013। इसी से कंपनी गवर्न होती है। इसी से कंपनी गवर्न होती है, मतलब कंपनी एक्ट 2013 बताता है कि कंपनी को कैसे फॉर्म करना है, कंपनी के क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशन रहेंगे, ये सब बताता है। और कंपनी का सबसे मतलब डिफरेंट फीचर क्या होता है कि जो उसका कैपिटल होता है, जो पूंजी होता है, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। पूंजी को छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं, जिसको हम शेयर के नाम से जानते हैं। शेयर का तो आपको नाम पता होगा। तो वो क्या है, तो वो कंपनी के कैपिटल को जब छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट में बांट दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं शेयर। एंड ये जो शेयर होता है, दिस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर पर्सन एक्सेप्ट इन अ प्राइवेट कंपनी। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक नकली पर्सन है, एक डिफरेंट पर्सन है, जो सेपरेट लीगल एंटिटी रखता है, अपने शेयर होल्डर मेंबर से अलग अस्तित्व रखता है। परपीचुअल सक्सेशन का फीचर है कि भाई कंपनी का शेयर होल्डर डेथ भी कर जाए तो भी कंपनी एग्जिस्ट करेगी। और कंपनी खुद साइन नहीं कर सकती, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो एक अपना कॉमन सील रखती है। अगर वो कॉमन सील कहीं लगा दिए तो ये मानेंगे कि कंपनी ने अपना सिग्नेचर कर दिया। और मैंने क्या बोला, कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होती है। कंपनी एक्ट 2013 बताया है कि कंपनी को कैसे फॉर्म करते हैं, उसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। फिर हमने जाना कि कंपनी का जो कैपिटल होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं, जिसको शेयर्स कहते हैं। और ये जो शेयर है, इसको फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, एक शेयर होल्डर किसी दूसरे शेयर होल्डर को बेच सकता है, एक्सेप्ट इन प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो शेयर एक आदमी, मान लेते हैं सागर, राहुल को शेयर नहीं बेच सकता। कब, अगर वो प्राइवेट कंपनी है। अगर प्राइवेट कंपनी नहीं है तो सागर राहुल को शेयर बेचेगा, राहुल अमृत को शेयर बेच सकता है, मतलब कोई किसी को भी शेयर बेच सकता है। ये कंपनी का एक फीचर है। अब प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानना है कि कंपनी का जो कैपिटल होता है, पूंजी होता है, उसको स्मॉलर पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं, जिसको शेयर कहा जाता है। और इन शेयर को आप एक शेयर होल्डर से दूसरे किसी पर्सन को बेच सकते हैं। जैसे आप स्टॉक मार्केट में अगर आप होंगे, तो आप क्या देखते हैं, स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं आप, आज कोई आज कोई शेयर खरीदे, उसको आज या कल बेच देते हैं किसी और को। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि आप शेयर जो है, कंपनी का शेयर है, आप ट्रांसफर कर पा रहे फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर पर्सन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, इस कंपनी का कैपिटल जो पूंजी है, वो कौन कंट्रीब्यूट करता है। जैसे सोल प्रोप्राइटर है, तो कौन कंट्रीब्यूट करेगा, तो जो सिंगल आदमी है, जो बिजनेस चला रहा है, वो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, सिंगल पर्सन। अगर पार्टनरशिप है, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर मिलके अगर कोई पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, तो कौन कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, तो एक्स वाई जेड तीनों मिलके करते हैं। उसी तरह अगर कोई कंपनी है,
तो उसमें कौन पूंजी लगाएगा, कंपनी में कौन पूंजी लगाएगा, तो इट्स कैपिटल, कंपनी का कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पर्संस कॉल्ड शेयर होल्डर हु आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी में जो पूंजी लगाया जाता है वो कौन लगाता है, तो बहुत सारे लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं जिनको शेयर होल्डर बोलते हैं। और ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, वही कंपनी के असली मालिक होते हैं। जैसे शेयर, इसको स्टॉक मार्केट में आप क्या देखते हैं, स्टॉक मार्केट में आप देख रहे हैं 1000 शेयर्स, आप टाटा का 1000 शेयर्स खरीद लिए, टाटा कंपनी का 1000 शेयर्स ले लिए, तो 1000 शेयर्स आप जहां खरीदे तो आप क्या हो गए, टाटा कंपनी के 1000 शेयर के मालिक हो गए। आपका टाटा कंपनी में 1000 शेयर का जो वैल्यू है उतना रुपए आपका कैपिटल लग गया, ठीक है। बट अगर मान लेते हैं कि बहुत सारे, हमने क्या बोला कि शेयर होल्डर जो होंगे दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के असली मालिक है। अब मान लेते हैं बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया, मान लेते 1000 शेयर होल्डर्स, सब ने पैसा लगाया, मैंने लगाया, आपने लगाया, फलना ने, ढिकना ने, सब ने लगाया, 1000 शेयर होल्डर्स पैसा लगाए, और वही रियल ऑनर है, कंपनी के वही रियल ऑनर है। तो अगर अब 1000 शेयर होल्डर ने पैसा लगाया तो इज इट फिजिबल या इज इट प्रैक्टिकल कि आप 1000 लोग मिलके एक बिजनेस चलाएं? क्योंकि क्या होगा, 1000 लोग मिलके अगर बिजनेस चलाएंगे तो आप पूंजी तो लगाएं, लेकिन 1000 लोग का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होगा। तो कोई बोलेगा इस बिजनेस को ऐसे चलाना है, कोई दूसरा तरीका, कोई तीसरा तरीका, कोई चौथा तरीका, तो हौच-पौच हो जाएगा कि भाई 1000 लोग मिलके शासन नहीं कर सकते। राजा, किंग जो होता है वो एक ही होगा। या फिर अगर भगवान बुद्ध की बात करें तो लॉर्ड बुद्धा के समय जो ये होता था, मतलब जो उनका वंश होता था उसमें जो हेड होता था वो 10 से 20 लोग रहते थे, सब राजा कहलाते थे। लेकिन जब 1000 शेयर होल्डर्स है, 1000 शेयर होल्डर कोई कंपनी चला पाएंगे, कोई डिसीजन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो कौन करता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। नाइदर इट इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ देम टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। 1000 2000 शेयर होल्डर है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि सारे लोग पार्टिसिपेट करें मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, नॉर कंसिडरेबल डिजायरेबल, और डिजायरेबल भी नहीं है कि 1000 शेयर होल्डर अगर कंपनी चला रहे हैं तो उसमें हौच-पौच होगा और सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या सॉल्यूशन है, therefore they elect a board of directors as their representative to manage the affairs of the company। तो शेयर होल्डर्स, जो बहुत सारे शेयर होल्डर पैसा लगाए हुए हैं, तो वो चूंकि मैनेज नहीं कर पाएंगे खुद से, मैनेजमेंट नहीं देख पाएंगे कंपनी का खुद से, इसलिए वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट करते हैं, जो कि उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पूरे कंपनी को मैनेज करता है। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, मान लेते हैं टाटा शेयर का, टाटा कंपनी का आप 10,000 शेयर ले लिए, तो आप 10,000 शेयर के मालिक बन गए। अब आप मान लेते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आपको बोलेगा कि टाटा कंपनी का मैनेजमेंट देखना है, आपको, आपका भी कंट्रीब्यूशन है, आपको, आप भी 10,000 शेयर के मालिक हैं, आप भी मैनेजमेंट में आइए, हेल्प कीजिए कंपनी को ग्रो करने में, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका एक्सपर्टाइज ही नहीं है, एक्सपर्टाइज ही नहीं है, आप पढ़ रहे हैं। तो शेयर होल्डर हालांकि पैसा तो लगा सकते हैं और वही रियल ऑनर है, लेकिन मैनेजमेंट उन सारा कंपनी का वो देखे, वो जरूरी नहीं है। तो इस कारण से दे इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसलिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट करते हैं हु एक्ट एज देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कंपनी को मैनेज करते हैं। एंड द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के असली ओनर हमेशा शेयर होल्डर ही रहेंगे जिन्होंने पूंजी लगाई। while the board of director is the chief managing body elected by the shareholder। मतलब कंपनी के ओनर शेयर होल्डर ही होंगे, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जिसको आप इलेक्ट किए, दे आर द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। वो चीफ मैनेजिंग बॉडी है, चीफ मैनेजिंग बॉडी है, वो मैनेज कर रहे कंपनी के अफेयर को, क्योंकि वो एक्सपर्ट है उसमें।
तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको मैं फिर से ब्रीफ करूं तो क्या बोल सकता हूं कि कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस बिकॉज लॉट्स ऑफ पर्संस invest in company. Why do why do they invest in company? For carrying out business activities. And company is an artificial person. Company is different from its shareholders. And company form of organization is governed by Companies Act 2030. And the company of the share, sorry, and the capital of the share, sorry, the capital of the company is divided into small parts called share, जिनको we can transfer shares easily from one person to another person except in private company. और जो भी कंपनी में कैपिटल लगाते हैं उनको शेयर होल्डर बोलते हैं. दे आर द रियल ऑनर्स, दे आर द रियल ऑनर्स, बट it is not feasible to participate in the management of the company, so they elect board of director as their representative who manage the affairs of the company. And shareholders are actual the owners of the company, while board of director is the chief managing body which is elected by shareholders, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंपनी क्या होती है. आगे बढ़े. तो हमने क्या बोला, कंपनी क्या होती है. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब इसको एक आदमी माना जाता है कि एक आदमी है. टेढ़ा मेरा बन गया पर टेढ़ा है मेरा है. कंपनी को माना जाता है ये आर्टिफिशियल पर्सन है. और कंपनी अगर मान लेते कोई प्रोडक्ट खराब बनाई या फिर कुछ टैक्स का चोरी की तो शेयर होल्डर के ऊपर केस नहीं हो सकता है, शेयर होल्डर्स के ऊपर केस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है. अगर कंपनी कोई गलत काम करती है तो वो कंपनी का फॉल्ट होगा, तो कंपनी को आप सू कर सकते हैं. कंपनी को सू कर सकते हैं मतलब कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं, शेयर होल्डर में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, आगे बढ़े. आगे बढ़ते हैं. अब ये क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए. अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको हेल्प करूंगा. क्वेश्चन पढ़ लिए, सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन बोल रहा है एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी इज एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन इट्स मैनेजमेंट. बोल रहा है एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी के जितने भी मेंबर है, जितने भी शेयर होल्डर है, दे आर एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन इट्स मैनेजमेंट. तो वो एंटाइटल्ड होते हैं कि मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट देखने में. तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये फॉल्स है, क्योंकि अगर एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, एवरी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी अगर कंपनी को मैनेज करने लगे तो उनका एक्सपर्टाइज नहीं है मैनेजमेंट करने का, क्योंकि उन्होंने बस कैपिटल लगाया है. और ये फिजिबल भी नहीं है कि 2000 शेयर होल्डर एक साथ मिलकर कंपनी चलाएं. इससे क्लैश होगा, उनमें इंटेंशनल क्लैश होगा, सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे. इसलिए क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिक्रूटमेंट करते हैं. एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली टेक पार्ट इन इट्स मैनेजमेंट. तो इसका मतलब है कि ये बी फॉल्स हो गया कि एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी इज एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन इट्स मैनेजमेंट. तो ये फॉल्स हो जाएगा, वो एंटाइटल्ड नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंटाइटल्ड है. तो ये फॉल्स हो गया. हिंट क्या है, नीदर इट इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ देम टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. ये पॉसिबल नहीं है कि सब लोग पार्टिसिपेट करें कंपनी में, कंपनी के अफेयर में. नॉर कंसीडर्ड डिजायरेबल, और ये डिजायरेबल भी नहीं है. Therefore, they elect board of director as their representative to manage affairs. इसलिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिक्रूटमेंट करते हैं जो कि कंपनी का मैनेजमेंट देखता है. अब ये क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन है
द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मस्ट बी अ शेयर होल्डर। बोल रहा है जो कंपनी का डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर होना जरूरी है, तो नो, फॉल्स है, जरूरी नहीं है। क्योंकि शेयर होल्डर क्या करते हैं, शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिक्रूटमेंट करते हैं। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो वो शेयर होल्डर में ही कोई होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप किसी और को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मस्ट बी अ शेयर होल्डर। कंपनी का डायरेक्टर शेयर होल्डर होना जरूरी है, मस्ट है, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कंपनी का डायरेक्टर शेयर होल्डर हो, लेकिन जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर फॉल्स हो गया। आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ अ कंपनी, कि एक कोई कंपनी है उसके फीचर्स क्या है, क्या विशेषताएं हैं उनमें, उसकी बात करते हैं एक एक करके। तो पहला है, हमने इसके बारे में बात किया, फीचर क्या है कंपनी का, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ये इसका अलग एग्जिस्टेंस होता है अपने शेयर होल्डर से। तो ये चूंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये एज अ पर्सन काम करता है, ये एक अलग आदमी के रूप में ट्रीट किया जाता है किसी कंपनी को। तो इसलिए इट कैन ऑन प्रॉपर्टी, इसलिए कंपनी अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है। इंकर डेट, वो उधार ले सकती है कंपनी। बोरो मनी, वो मनी किसी से उधार ले सकती है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट करती है, कर सकती है कंपनी। एंड सू एंड बी सूड, वो किसी को सू कर सकती है। सू मतलब सुसु नहीं, सुसु नहीं करेगी कंपनी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, सुसु कैसे करेगी। तो कंपनी सू कर सकती है, मतलब कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है। एंड बी सूड, या तो केस कर सकती है किसी के ऊपर, या उसके ऊपर भी केस किया जा सकता है। तो जैसे एक कोई नेचुरल पर्सन होगा, तो नेचुरल पर्सन का क्या फीचर है, जैसे मैं हूं, आप हूं, तो हम लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मनी बोरो कर सकते हैं, किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, या कोई हम हमारे ऊपर केस कर सकता है। उसी तरह कंपनी को भी चूंकि आर्टिफिशियल पर्सन मानता है कंपनी एक्ट, इसलिए कंपनी भी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, उधार ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, केस कर सकती है, या कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है। ये कंपनी का एक फीचर है। अब दूसरा फीचर क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। चूंकि आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी को माना जाता है, एक अलग आदमी ही माना जाता है, तो चूंकि ये अलग आदमी ही कंपनी को अलग आदमी माना जा रहा है कि अलग पर्सन है, तो इसका शेयर होल्डर से अलग अस्तित्व होगा, शेयर होल्डर से अलग अस्तित्व होगा, कंपनी अलग होगी अपने शेयर होल्डर से। तो इसका सेपरेट एंटिटी होगा, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इसके जो मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स, उनसे अलग इसका एंटिटी होगा, अस्तित्व होगा। अब फीचर ऑफ अ कंपनी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब जो शेयर होल्डर रहेंगे उनका लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगा कंपनी में। कितना तक रहेगा, मान लेते शेयर होल्डर ने 10,000 रुपया लगाया, तो उसका लाइबिलिटी 10,000 तक ही रहेगा। मतलब क्या, मान लेते कंपनी को 50,000 लॉस हो गया, तो कंपनी चाहे तो शेयर होल्डर से ज्यादा 10,000 रुपया ही उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसको यूज कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई शेयर होल्डर है, मान लेते हैं एक्स है, एक्स के पास घर में 50,000 रुपया है, लेकिन कंपनी में वो 10,000 रुपया ही लगाया, और कंपनी को 50,000 का नुकसान हुआ, तो इस 50 करोड़ का नुकसान जो एक्स 10,000 लगाया कंपनी में, उसी से कर सकती है। हालांकि 50,000 रुपया अभी भी उसके घर पे है, लेकिन उससे उस 50,000 से कंपनी ऑफिस के कंपनी के लॉस का भरपाई नहीं कर सकती है। जबकि वहीं अगर पार्टनरशिप फर्म रहता तो ये पॉसिबल था। पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म रहता, मान लेते हैं एक्स और वाई मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं, और मान लेते हैं 1 करोड़ का लॉस हो गया, 1 करोड़ का, या क्या हुआ कि बैंकरप्ट हो गया, पार्टनरशिप फर्म बैंकरप्ट हो गया, लाइबिलिटी उसका बढ़ गया एसेट से, 1 करोड़ रुपया भुगतान करना है, और एक्स और वाई का इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं कि
20 लाख एक्स का लगा हुआ था और वाई का 10 लाख लगा था। तो इस 1 करोड़ का भरपाई ये दोनों से होगा 20 लाख प्लस 10 लाख, तो 30 लाख भरपाई हो गया। अभी भी 70 लाख बचा। तो इस 70 लाख का भरपाई एक्स और वाई के जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो उसका घर का प्रॉपर्टी है, उससे हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में। लेकिन अगर शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर जितना पैसा लगाया, मान लेते 20,000 लगाया, तो उसका लायबिलिटी 20,000 तक ही है। कंपनी को 1 करोड़ भी अगर नुकसान होगा या 50 करोड़ या 100 करोड़ भी नुकसान होगा और आप केवल 20,000 लगाए हैं कंपनी में, तो 20,000 रुपए ही वो कंपनी आपसे ले सकती है, उससे ज्यादा आपसे नहीं ले सकती है। चाहे आपके घर में 100 करोड़ ही क्यों ना हो, 50 करोड़ क्यों ना हो, लेकिन आपने कंपनी में जितना इन्वेस्ट किया उतना ही कंपनी आपसे ले सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कंपनी में जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है, उनका लायबिलिटी लिमिटेड है। वो जितना पैसा लगाई है, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। जो लायबिलिटी है मेंबर या शेयर होल्डर का, वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन अ कंपनी। कंपनी में उन्होंने जितना कैपिटल लगाया या पूंजी लगाया उतना तक ही उनका लायबिलिटी लिमिटेड है, उससे ज्यादा उनसे पैसा नहीं लिया जा सकता। चाहे उनका पर्सनल प्रॉपर्टी करोड़ों में ही क्यों ना हो, 1,000 करोड़ ही क्यों ना हो, लेकिन उसका प्रयोग आप उसमें नहीं करेंगे। मतलब अगर कंपनी को लॉस हुआ तो उस 1,000 करोड़ से भरपाई नहीं होगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया कंपनी में, उस उतना ही भरपाई हो सकता है। एंड इट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम। ये बोल रहा है कि अनपेड अमाउंट, मान लेते हैं कि आपके पास 1,000 शेयर था और एक शेयर का दाम था 10 रुपए, लेकिन अभी तक आपने इसका जो पेमेंट किया 1,000 गुने 8, 80,000 ही किया है, 20,000 रुपये अभी नहीं किया है। अब मान लेते हैं कि कंपनी को 1 करोड़ का नुकसान हो गया, तो 1 करोड़ में कंपनी आपसे कितना भरपाई कर ले सकता है? 80,000 जो लगाया है आपने वो करेगा, और जो 20,000 अनपेड अमाउंट है, जो 20,000 अभी देना है, वो भी आपसे रिकवरी कर सकता है। मतलब टोटल वो 1 लाख ही रिकवरी कर सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर पाएगा। जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना ही आपसे रिकवरी कर सकता है अपने लॉस को मैनेज करने के लिए। तो कंपनी फॉर्म करने का क्या फायदा है कि लिमिटेड लायबिलिटी है। आप जितना पैसा लगाएंगे कंपनी में लगाएं उतना ही पैसा डूबेगा, उससे ज्यादा नहीं डूब सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमने परपीचुअल सक्सेशन की बात की। परपीचुअल सक्सेशन मतलब इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेज इन इट्स पार्ट मेंबरशिप। मतलब जो मेंबरशिप है, शेयर होल्डर चाहे जितना भी चेंज हो जाए, लेकिन कंपनी तो भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अलग पर्सन है। और ये कंपनी कब खत्म होगी? ओनली बाय लॉ। लॉ के द्वारा ही आप कंपनी को खत्म कर सकते हैं। लेकिन शेयर होल्डर कंपनी का अगर चेंज हो रहा है, मर जा रहा है, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं रहेगा, वो जिंदा ही रहेगी। तो परपीचुअल सक्सेशन का फीचर है कंपनी का। जबकि मान लेते हैं अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं और सोल प्रोप्राइटर का डेथ हो गया, तो वो क्या हो गया? सोल प्रोप्राइटरशिप बंद हो जाएगी। लेकिन कंपनी साथ नहीं होता है, वो एग्जिस्ट करते रहेगी। अब हमने कॉमन सील के बारे में भी बात किया है। कॉमन सील के बारे में मैंने बात किया था कि कंपनी हालांकि क्या है, पर्सन ही है, लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी कांट साइन इट्स नेम बाय इटसेल्फ। क्योंकि कंपनी को पर्सन मान रहे हैं, लेकिन ये तो आर्टिफिशियल है, एक्चुअल में तो कोई आदमी नहीं है। तो कंपनी कांट साइन इट्स नेम बाय इटसेल्फ। मतलब रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी खुद अपना साइन रिलायंस कंपनी करके नहीं कर सकती है। तो इसीलिए वो अपना एक सील यूज करती है, विच एक्ट्स एज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो उस सील को, उस ठप्पा को जब आप लगा दीजिएगा, तो ये मानेंगे रिलायंस कंपनी ने अगर किसी एग्रीमेंट में ठप्पा लगा दिया, तो ये माना जाएगा कि एग्रीमेंट रिलायंस कंपनी ने किया। तो कंपनी का क्या है? एक कॉमन सील होता है। ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट,
ये बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब क्या है, इट इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू एक्ट या लॉ। जो कोई भी कंपनी एक्ट या लॉ के द्वारा फॉर्म होती है तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। जैसे कंपनी कंपनी एक 2013 के अंतर्गत ही फॉर्म की जा सकती है, एग्जिस्टेंस में आएगी, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट होती है, ये किसी एक्ट के थ्रू फॉर्म किया जाता है। और लास्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कि अगर ये पब्लिक कंपनी है, आप पब्लिक कंपनी है, तो आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने शेयर को। आज एक्स के पास है, कल शेयर वाई के पास हो सकता है, परसों वो जेड को बेच सकता है, तरसों वो ए को बेच सकता है, उसके बाद वो श्रेया को बेच सकता है, मतलब श्रेया को नहीं बेच देगा, श्रेया को शेयर बेच सकता है, उसके बाद श्रेया सागर को शेयर बेच सकती है। ठीक है, तो फीचर समझ में आ गया आपको कंपनी का, कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका सेपरेट लीगल एंटिटी अलग अस्तित्व होता है, शेयर होल्डर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, जितना वो पैसा लगाया है कंपनी में उतना ही उसका लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा आप पैसा उससे नहीं मांगेंगे। परपीचुअल सक्सेशन होता है, कि कंपनी का मेंबर चेंज भी हो जाए तो भी कंपनी एग्जिस्ट करेगी। कंपनी का कॉमन सील होता है, अगर वो सील लगा देंगे तो माना जाता है कि कंपनी ने साइन किया है। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, और इसमें शेयर को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। बोल रहा है जो शेयर होल्डर है कंपनी का, दे आर लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी ने कोई एक्ट किया तो उसके लिए शेयर होल्डर लाइबल रहेंगे कि नहीं, ट्रू है या फॉल्स? तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हमने क्या बोला, सेपरेट लीगल एंटिटी की बात की। कि मान लेते हैं कि कोई भी कंपनी, मान लेते हैं ब्रिटानिया कंपनी क्या बनाती, बिस्किट बना रही है, और इसके शेयर होल्डर्स है। अब ब्रिटानिया कंपनी क्या है, कोई बहुत खराब मतलब बिस्किट बना दी, जिससे बहुत लोगों को तबीयत खराब हो गया, नुकसान हो गया। तो ये क्या है, इट इज द एक्ट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी ने ऐसा एक्ट किया, तो इसके कारण आप शेयर होल्डर को सू नहीं कर सकते हैं, शेयर होल्डर पे केस नहीं कर सकते, आप कंपनी पे ही केस कर सकते हैं। जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी अगर कोई एक्ट करती है उसके लिए शेयर होल्डर लाइबल होंगे, नहीं होंगे, कंपनी लाइबल होगी, क्योंकि वो सेपरेट है, लीगल एंटिटी है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, और इसका मैंने हिंट हिंट आपको दे दिया। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, क्लास को ही वाइंड अप करते हैं। मैंने जितना पढ़ाया उसको आप रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करके आगे अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी कौन कौन प्रकार के होते हैं, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जितना मैं पढ़ाया उतना आप रिवाइज कीजिएगा, याद कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।